हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब सेशन। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी विद रिस्पेक्ट टू योर जैब एग्जामिनेशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग जो हैं वो 60 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं इन योर RBWM कंपोनेंट इटसेल्फ। सो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें RBWM का जो कंपोनेंट है इसके अंदर टोटल देयर आर 26 चैप्टर्स। देखने में हम लोगों को ये सिलेबस कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द जैब एग्जामिनेशन, बट ये जो 26 के 26 चैप्टर्स हैं इनके अंदर फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को जो है वो इनकलकेट किया गया है आप लोगों के RBWM के सिलेबस के अंदर। किस तरह से आप लोग इस RBWM के सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और आप लोग जो हैं वो 60 प्लस मार्क्स जो हैं वो किस तरह से स्कोर कर सकते हैं, क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा आज के इस वीडियो सेशन के अंदर। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोर्सेज के बारे में। देखिए, सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। अब मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने से हम लोग जो हैं वो कंटेंट तो ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, बट उस कंटेंट को फिर हम लोग एग्ज़ाम टाइम के ऊपर रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। आप लोग सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए, वन सोर्स नीड टू बी फॉलोड एंड दैट वन सोर्स नीड टू बी फॉलोड कॉन्टिन्यूसली एंड इन द रेपिटेटिव वे। RBWM की अगर बात की जाए मैकमिलन फाउंडेशन की जो बुक है बाय IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंसेस, इस बुक को ही आप लोगों ने जो है वो अपना सोल सोर्स मानना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर RBWM कंपोनेंट। अब इस सोर्स को वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और क्योंकि जैसा कि आप लोग बैंकर्स हैं, मैक्सिमम ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉर द जैब एग्जामिनेशन आर बैंकर्स, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो इस लेंदी बुक को जो है वो फॉलो कर पाएँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं एड्यूटैप के द्वारा RBWM अलॉन्ग विद ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द जैब एग्जामिनेशन अलग अलग तरह के कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, जिनमें शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के ऊपर आप लोग जो हैं अपने सिलेबस को एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर कवर कर सकते हैं। आप लोग किसी भी सोर्स को फॉलो कीजिए, चाहे ऑनलाइन कोर्स को फॉलो कीजिए या फिर इस बुक को फॉलो कीजिए, बट यू नीड टू कवर दीज सोर्सेज इन द रेपिटेटिव मैनर। मूविंग अहेड, अब हम लोग 5 स्टेप प्रेपरेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सबसे पहले करना क्या है, आइडेंटिफाई योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन, मतलब आप लोगों का करंट लेवल ऑफ प्रेपरेशन क्या है, जो कि आप लोगों को समझ आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से। एक बार आप लोगों ने अपने करंट लेवल ऑफ प्रेपरेशन को एनालाइज कर लिया, उसके बाद यू नीड टू मेक अ प्लान कि आप लोग कैसे जो हैं इस प्रेपरेशन के प्रोसेस को परस्यू करेंगे। आप लोग वीकली प्लान्स बना सकते हैं, इसके अलावा मंथली प्लान्स बनाए जा सकते हैं, और डेली बेसिस के ऊपर किस तरह से आप सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसके रिगार्डिंग भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मूविंग अहेड, अब एक बार प्लान बन गया, आफ्टर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए गाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में एक ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं एक हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से ही हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग जो है वो डीपली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, साइमल्टेनियस रिवीजन एंड प्रैक्टिस, मतलब आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, आप लोग पढ़ते भी चलिए और साइमल्टेनियसली रिवीजन भी करते रहिए अपने सिलेबस का, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी रहेगी। और प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करके या फिर मॉक टेस्ट वगैरह को चैप्टर वाइज MCQ फॉर्मेट के अंदर अटेम्प्ट करके जो है आप लोग कॉन्टिन्यूस वे के अंदर असेस कर पाएंगे कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। अब ये जो फुल लेंथ टेस्ट हैं ये आप लोगों को हेल्प करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो सिनेरियो होता है एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से आप लोग फुल लेंथ टेस्ट को, मतलब एक एग्ज़ाम लाइक पैटर्न के अंदर जो टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे वो आपको एक एक्चुअल में आइडिया देगा कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर किस तरह से जो है वो अपने आप को माइंड मेकअप करके जो है वो जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स रहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान, जिनको आप लोग जो है वो फॉलो करें तो हाई चांसेस रहते हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। मूविंग अहेड, अब अगर हम RBWM की बात करें हम लोग जानते हैं कि टोटल देयर आर 4 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल A, B, C एंड D।
सो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को एनालाइज जब किया, वहाँ से हम लोगों को देखने में आया कि मॉड्यूल बी और डी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स रहते हैं आप लोगों के RBWM कंपोनेंट के, बट हम लोगों को मॉड्यूल ए और सी भी स्किप नहीं करने हैं, इनको भी हम लोगों को जो है वो पढ़ के जाना है, बट ज़्यादा फोकस कहाँ पे रखना है हम लोगों को, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी के ऊपर। अब हम लोग मॉड्यूल ए की अगर बात करें, सो मॉड्यूल ए में देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स, रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन, रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस, रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट बैंकिंग, और चैप्टर 4 रहता है हमारा ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए जिन जिन चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वो चैप्टर्स आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर। सो रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर हालांकि सिर्फ 2 से 3 पेजेस का ही चैप्टर है, बट यहाँ से काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इंटीग्रेटेड एंड डिपार्टमेंट मॉडल्स। इसके अलावा ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज चैप्टर 4, यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। सो यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल भी आप लोगों को इस चैप्टर 4 से देखने को मिलते हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में, जिसके अंदर रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और इनकी रिकवरी के रिगार्डिंग जो है वो बात की गई है। सो यहाँ पे चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ से आप लोगों को मैस्लोज थ्योरी जो है वो हमेशा पढ़ के जानी है, इससे लगभग हर बार आपका एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनेशन के अंदर। इसके बाद चैप्टर 6 इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है और एक इंट्रोडक्शन दी गई है लाइबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में, और इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी समझाया गया है। नेक्स्ट इज चैप्टर 7, 8, 9, 10, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल बी इटसेल्फ। सो इन चैप्टर्स को आप लोगों ने जो है वो डीपली पढ़ के जाना है और लाइन बाय लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से इन चैप्टर से पूछे गए हैं उनके बेसिस पे एनालिसिस करके इन चैप्टर्स को पढ़ना है। मूविंग अहेड, अब अगर हम बात करें चैप्टर 11 दैट इज़ रेमिटेंस प्रोडक्ट, जिसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ रेमिटेंस प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ NEFT, RTGS, ECS, NACH और AEPS। सो इन टॉपिक से लगभग हर बार आपका एग्जामिनर जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनेशन के अंदर। इसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स इज द चैप्टर नंबर 12, जहाँ पे IDRBT और इसके द्वारा कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो ईजाद की गई दैट इज़ इन्फिनेट एंड NFS, इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल और साथ ही साथ फैक्चुअल क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चंस इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग दैट इज़ चैप्टर 13। ये नाम देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है इन द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज चैप्टर 14 दैट इज रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। अब रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के अंदर किस तरह से जो लोन्स वगैरह बैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं उनको रिकवर करने का क्या क्या प्रोसेस रहता है और कौन कौन से एक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे सारफेसी एक्ट, डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल एक्ट, इसके अलावा लोक अदालत, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और एक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो हैं वो रिटेल लोन्स की रिकवरी कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे आप लोगों को मेन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्या रोल रहता है इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 16 इज सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन के ये जो चैप्टर है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन को समझाया गया है कि ये होता क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो अंडरटेक किया जाता है, दैट इज़ NARCL। इसके अलावा यहीं पे IDERCL के बारे में भी डिस्कशन की गई है इसी चैप्टर के अंदर। सो ये जो चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और रेमिटेंस प्रोडक्ट्स, इसके अलावा चैप्टर 7, 8, 9, 10 दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर RBWM कंपोनेंट इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। सो मॉड्यूल सी और ए लगभग बराबर ही क्वेश्चंस जो है वो इन मॉड्यूल से पूछे जाते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है। सो यहाँ पे जो हमारा मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया गया है, दैट इज़ 7 P's ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस किया गया है। इनको आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी आप इस चैप्टर को डील कर रहे होंगे। इसके अलावा चैप्टर 18 इज़ डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग की किन चैनल्स के थ्रू ये जो बैंकिंग रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं इनको डिलीवर किया जा सकता है, दैट इज़ फिजिकल चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जिसके अंदर ATM, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, मोबाइल बैंकिंग और
इंटरनेट बैंकिंग। देखिए ये बहुत ही देखने में कॉमन से टॉपिक्स लग रहे हैं, बट इनके अंदर बहुत सी टेक्निकल डिटेल्स इन चैप्टर्स के अंदर इनकलकेट की गई हैं, उनको आप लोगों ने जो है वो ध्यान से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट इज डिलीवरी मॉडल्स। डिलीवरी मॉडल्स के अंदर स्टाफ, डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के बारे में बात की गई है। सो डिलीवरी मॉडल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मॉड्यूल सी के अंदर। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत ही जेनरिक टर्म के अंदर इस चैप्टर के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया है और किस तरह से इस CRM को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी डिस्कशन की गई है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग, जिसके अंदर BCSBI के द्वारा कुछ कोड्स को सजेस्ट किया गया है बैंक्स के लिए और कुछ रिड्रेसल के मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है। सो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन मॉडल्स को बताया गया है। अब लास्ट मॉड्यूल बी के अंदर जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये हम लोगों ने बात की मॉड्यूल सी के बारे में। नेक्स्ट इज मॉड्यूल डी के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बट इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आप लोगों से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर फ्रेम कर देता है। सो इनपुट टू आउटपुट रेशियो अगर देखी जाए, सो मॉड्यूल डी की बहुत ही अच्छी एक इनपुट टू आउटपुट रेशियो हम लोगों को देखने को मिलती है। अब यहाँ पे चारों ही चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के। यहाँ पे इन चारों चैप्टर्स के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग और कुछ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनको हम लोग जो है वो पैरा बैंकिंग सर्विसेज भी बोल देते हैं, उनके बारे में जो है वो डिस्कशन की गई है। सो इन चारों चैप्टर्स को आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने में जो है वो एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। अब ये हम लोगों ने बात की चारों मॉड्यूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोगों ने देखा। अब एक्चुअल में जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा, उस दिन आप लोगों ने किस हिसाब से जो है वो अपना माइंड मेकअप करके जाना है। सो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के एग्जामिनेशन में नहीं रहती है। सो यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट साथ ही साथ आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही एक पेचीदा सी केस स्टडी आप लोगों को देखने को मिल गई और लगभग 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट आप लोगों ने उसी केस स्टडी के ऊपर लगा दिए। सो उस केस में आप लोग उन क्वेश्चंस को भी छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम के अंदर, या फिर उन क्वेश्चंस को भी आप आते आते क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं जो कि आप लोगों को श्योर शॉट आते होंगे। सो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है। जैसे आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चंस के अंदर कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ये करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, उस हिसाब से आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करनी है और इस तरह की सिली मिस्टेक्स करने से आप लोगों ने जो है वो बचना है। सो ये मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जाम डे के ऊपर किस तरह से आप लोगों का जो माइंड मेकअप है वो रहना चाहिए। अब इसके अलावा ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। देखिए, कंसिस्टेंटली अगर आप लोग प्रेपरेशन करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, सो डेफिनेटली वन डे यू विल बी एबल टू राइप द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास एक बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है प्रेपरेशन के लिए। सो आप लोग उस कम टाइम को कितने बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाते हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने RBWM के कंपोनेंट के अंदर 60+ मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। थैंक यू।